अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज की सोशियोलॉजी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? सोशियोलॉजी हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में बहुत सारे सोशियोलॉजिकल थिंकर्स ने हमें नया तरीके से सोसाइटी में जीने का तरीका बताया, राइट? जिस टाइम पर डार्क एजेस चलती थी, डार्क एजेस थी आपकी 5th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक। डार्क एजेस को क्या क्या बोला जाता है? डार्क एजेस ऐसी एजेस हैं जहां पर आपको आपकी कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं चलेगी, सिर्फ आप रिलीजियस वैल्यूज को मानोगे, रिलीजियस लीडर्स जो बात कर रहे हैं वो आप उनको रेगुलेट करोगे या रेगुलराइज करो, राइट? तो कंपैरेटिवली सोशियोलॉजी को पढ़ने का सेंस और सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग यही है that we actually got to know that how and where and in what possible way हम लोग सोसाइटी में रहने की तरीके सीखे। इसीलिए सोसाइटी में डार्क एजेस को जब जैसे ही हम लोगों ने ओवरकम किया, डार्क एजेस को हटाया, उसी टाइम पर हमारे पास में एक और पर्टिकुलर एज कन्वर्ट हुई और समझ में आई, वो एज की डॉन ऑफ मॉडर्निटी। मॉडर्निटी की एज आई। मॉडर्निटी की एज का मतलब होता है कि हमारे पास में उस समय मॉडर्न वैल्यूज डेवलप हुई, हमारे पास में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हुई, हम लोग साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करके आए। और साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करेंगे तो कुछ ना कुछ सोसाइटी में चेंजेस आएंगे, और वो सोसाइटल चेंजेस सोशल एस्पेक्ट में आ सकते हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में आ सकते हैं और पॉलिटिकल एस्पेक्ट में आ सकते हैं, राइट? हमारे पास में यही पॉसिबिलिटीज हैं कि सोसाइटी में समझने के, हमें सोसाइटी को समझने के 3 एस्पेक्ट पता होने चाहिए, दैट इज सोशल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस एंड योर पॉलिटिकल चेंजेस, राइट? तो जब सोसाइटल पर्सपेक्टिव से मॉडर्निटी आई और मॉडर्निटी के पर्सपेक्टिव्स में हमें ये पता चला दैट हमारी सोसाइटी में सोशल चेंजेस हो रहे हैं और सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन के रूप में निकल रही है, उभर रही है। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमें ये पता करना है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें ये पता करना है कि कैसे मॉडर्निटी और सोशल चेंजेस के इम्पैक्ट आए यूरोप में, और कैसे सोशियोलॉजी ने अपने आप को इमर्ज किया अपने एसईपी कॉन्सेप्ट में। एसईपी मतलब सोशल कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में। और इस सब्जेक्ट का स्कोप क्या था और इसको हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ में कैसे कंपेयर कर सकते, राइट? और सबसे प्रोमिनेंटली इस चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंट है, दैट इज सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में क्या कोरिलेशन। तो पर्टिकुलरली हमें समझना चाहिए कि मॉडर्निटी है क्या। मॉडर्निटी एक रिट्जर हमारे सोशल थिंकर रहे, उन रिट्जर के हिसाब से मॉडर्निटी एक क्या है? मॉडर्निटी का मतलब है आप नई सोच के साथ आगे बढ़ो और आप एक नई थिंकिंग के साथ आगे बढ़ो। नई सोच और नई थिंकिंग के साथ आपको रेगुलराइज करना चाहिए अपने आप, और जो हमारे पुराने कल्चर्स हैं, जो हमारे पुराने ट्रेडिशंस हैं, उनको अपोज करना चाहिए। और हम लोग ये भी कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा जो नया कल्चर था और जो पुराना कल्चर था उसमें क्या डिफरेंस है, पुराने कल्चर और नए डिफरेंस कल्चर में क्या डिफरेंस है, क्या चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो इट इज ऑलवेज अ कंपैरेटिव प्रोसेस। जब भी हम लोग सोसाइटी में किसी न किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन से हमें और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, और हमारे जो क्वेस्ट है आंसर्स के, वो अच्छे से उनको हम लोग इलैबोरेट कर सकते हैं, राइट? आपको ये पीडीएफ दिख रही है, विजिबल है पीडीएफ नाउ? अब बिकॉज ऑफ मॉडर्निटी हमारे पास में एक चीज बहुत ही एक्सटेंसिवली आई, दैट वाज रेनेसां। रेनेसां का मतलब होता है कि आप नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हो, आप नए रिफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ रहे हो। और उस रेनेसां की वजह से हमारी सोसाइटी में एक सेकुलर कॉन्सेप्ट आया। सेकुलर आइडियोलॉजी क्या है? सेकुलर आइडियोलॉजी एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट ग्रुप ऑफ रिलीजन्स को एक साथ रख सकते हैं और उनके साथ प्रोपेगेट कर सकते हैं, उनके साथ में सोशल रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स बना सकते हैं और पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, और हमारी कल्चरल वैल्यूज को आगे बढ़ा सकते हैं। ये है रेनेसां का आउटकम। रेनेसां की वजह से सोसाइटी में आफ्टर 15th सेंचुरी मॉडर्निटी आई, और मॉडर्निटी के साथ में लोगों ने अपनी सोच, अपनी बदलाव को बदला, और सोच और तरीके के बदलने के चक्कर में हम लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी को अपग्रेड किया, हमारे वैल्यूज को बढ़ाया हम लोगों ने, और उन वैल्यूज के बढ़ने से क्या आया? सेकुलर आइडियोलॉजी का जन्म हुआ। इसके बाद में हमारे पास में प्रोमिनेंटली, हालांकि हमें ये मालूम है
कि हमारी सोशियोलॉजी का जन्म हमारा 1839 में हो चुका था। 1839 में सोशियोलॉजी का जन्म हुआ, तो ये पर्टिकुलर ईयर हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पर ऑगस्टे कॉम्टे ने हमारे सोशियोलॉजिकल टर्म को कॉइन किया था। ऑगस्टे कॉम्टे कॉइन दिस टर्म सोशियोलॉजी, और ही इज कंसिडर्ड एज ए फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ही इज कंसिडर्ड एज व्हाट? फादर ऑफ सोशियोलॉजी। नाउ ये तो हो गए फादर ऑफ वर्ल्ड सोशियोलॉजी, और इंडियन सोशियोलॉजी के रेस्पेक्ट में फादर कौन है? जीएस घुर्रे। जीएस घुर्रे इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, राइट। अब जब मैंने आपको बताया कि 1839 में हमारा सोशियोलॉजी का जन्म हुआ था, तो इसी टाइम पर हमारा क्या चल रहा था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। दैट वाज फ्रॉम 1760 टू 1840, है ना। ये 80 साल यूरोप में जबरदस्त इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है। यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। लेकिन इसी पीरियड के बीच में हमारे पास में फ्रेंच रेवोल्यूशन भी देखने को मिलता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में आया, और फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोगों ने देखा जो हमारे किंग्स थे, किंग्स किसकी बात सुनते थे? चर्च फादर्स की बात सुनते थे, चर्च वैल्यूज को मानते थे, राइट। किंग्स के नीचे कौन थे? नोबल्स। नोबल्स के नीचे कौन थे? वॉरियर्स, जो आपके लड़ाइयों में कंट्रीब्यूट करते थे। एंड वॉरियर्स के नीचे थे आपके आपके कॉमनर्स, जो आम आदमी थे, राइट। आपको बताए उस टाइम पर फ्रांस जो है बहुत सारी वॉर्स में इन्वॉल्व था। जब भी कोई कंट्री किसी वॉर में इन्वॉल्व होती है तो उसको बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव लॉसेस होते हैं, है ना, ह्यूज लॉसेस उसको इनकर करता है वो। अब बहुत सारे लॉसेस होंगे तो उससे इसकी इकोनॉमी रिकवर नहीं कर पाएगी। तो इकोनॉमी रिकवर नहीं कर पाएगी तो सारा बर्डन किसको दे देगी? अपनी आम जनता को, है ना, क्योंकि उसको अपने डेट को रिकवर करना है, अपने डेफिसिट को रिकवर करना है। तो इसीलिए किंग्स ने क्या किया? एक्सटेंसिव टैक्स कलेक्शन स्टार्ट कर दिया। एक्सटेंसिव टैक्स कलेक्शन स्टार्ट कर दिया फ्रॉम कॉमनर्स। ये इतिहास गवाह है, जब भी ऐसा हुआ है, जब भी आप लोगों ने आम आदमी को उकसाया है या छेड़ा है या परेशान किया है, उस देश में रेवोल्यूशन हुए, उस देश में सिविल वॉर हुए। ऐसे आपके पास में अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं। आज की डेट में आपके पास साक्षात एग्जाम्पल है श्रीलंका का। श्रीलंका में सिविल वॉर स्टार्ट हो चुकी है। आपने देखा कि कैसे प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका को उनके ही देश से बाहर निकाल दिया उनकी जनता ने। तो जब भी आप जनता को परेशान करोगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, और वो क्या मिलता है? एक वॉर मिलती है, एक रेवोल्यूशन होता है। हमेशा ध्यान रखना, there is a difference between social movement and revolution. रेवोल्यूशन हमेशा कंप्लीट ट्रांसफर करेगा, कंप्लीट चेंज कर देगा गवर्नमेंट का, कंप्लीट चेंज ऑफ गवर्नमेंट। और यहां पर सोशल मूवमेंट से हो सकता है चेंज इन गवर्नमेंट, कुछ बदलाव किए जा सकते हैं गवर्नमेंट में, कंप्लीटली चेंज नहीं होगी। यहाँ पर इन का फर्क है, यहाँ पर ऑफ का फर्क है। और आप कहो, आप मुझसे पूछो कि सोशल मूवमेंट और रेवोल्यूशन में कौन सबसे बड़ा है? रेवोल्यूशन इज नॉट अ बिगर टर्म सर, सोशल मूवमेंट बहुत बड़ा बिगर टर्म है। छोटे छोटे सोशल मूवमेंट से एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो सकता है, इसीलिए सोशल मूवमेंट इज अ बिगर टर्म देन रेवोल्यूशन, ठीक है। लेकिन रेवोल्यूशन ऐसी कंट्रीज में ही होता है जहां पर ऑटोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होती हैं, या फिर डिक्टेटरशिप लाइक इंस्टीट्यूशंस, या फिर फैसिस्ट, या फिर आपकी रूथलेस मोनार्क कंट्रीज, वहीं पर आपको रेवोल्यूशन देखने को मिल सकता है। इसके बाद में आपको ये पता चला फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमें क्या दिया, हमें क्या समझाया? इक्वलिटेरियन सोसाइटी बनाई। इक्वलिटेरियन सोसाइटी मतलब आप इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और आपके पीस के साथ सोसाइटी को आगे चला सकते हो, और इक्वालिटी को प्रमोट कर सकते हो। और इक्वालिटेरियन सोसाइटी हमें हमारी राइट्स के बारे में बताती है कि आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और आपको हर जगह, हर एस्पेक्ट में आपको सारी पॉसिबिलिटीज मिलेंगी। वो पॉसिबिलिटीज क्या है? एक इक्वालिटी को प्रमोट करने की सोसाइटी में। फिर आया आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपको बता ही दिया मैंने, कब से कब तक हुआ था? 1760 से 1840 तक, राइट। इस टाइम पर
हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हमें क्या दिया, यूटिलिटेरियन का कॉन्सेप्ट दिया है। यूटिलिटेरियन का मतलब होता है मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम पीपल। हम लोग चाहते थे कि हमारी जो इंडस्ट्री है, अगर वो इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है तो वो इंडस्ट्रीज लोगों की इनकम को बढ़ाएंगी, लोगों की इनकम को इंक्रीज करेंगी, लोगों की इनकम को अपग्रेड करेंगी, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाएंगी। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि जो रिच थे वो एक्सट्रीम रिच हो गए, सुपर रिच हो गए, और जो पुअर थे वो एक्सट्रीम पुअर हो गए। इसी टाइम पर बहुत सारे सोशल थिंकर्स ने ये बात ऑब्जर्व करी कि हमारे जो इंडस्ट्रियल ओनर्स हैं, जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वर्कर्स को। और वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करने का मतलब क्या होता है, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करने का एक ही सेंस है, दैट इज आप उनसे कम पैसे दे रहे हो उनको और ज्यादा काम करा रहे हो, उन्हें एक फोर्स लेबर बना रहे हो, उनकी पर्सनल लिबर्टी नहीं है, आप उन्हें एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करा रहे हो, फोर्स लेबर की तरह काम करा रहे हो। तो ये सब चीजें बहुत सारे इंडस्ट्रियल थिंकर्स ने, बहुत सारे सोशल थिंकर्स ने इस चीज को ऑब्जर्व किया और इसको एनालाइज करने की कोशिश करी। तो हमें ये तीनों पता होने चाहिए कि रेनेसां ने हमें सोसाइटी को क्या दिया, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमें क्या दिया, और हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हमें क्या दिया। नाउ जब हम लोग डार्क एजेस से बाहर आए, अब डार्क एजेस 5th सेंचुरी से 15th सेंचुरी के बीच में थी, जहां पर हम लोग कुछ नहीं सोचते थे, हमारी इतनी अपग्रेडेशंस नहीं थे, यहाँ पर इनोवेशंस नहीं थे और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स नहीं थी। तो एकदम से हमारे पास में 15th सेंचुरी के बाद में आया रिनेसां। ये दौर था एज ऑफ एनलाइटमेंट का, कि हम लोग अब सोच रहे हैं कि मॉडर्निटी को जन्म दें और नई सोच का आविष्कार करें, डिस्कवरीज का आविष्कार करें। राइट, आप देख ही सकते हो कि आज हम लोग ऐसी डिस्कवरीज को कर चुके हैं कि हम लोगों के ह्यूमन इन्वेंशन से ही हम लोग एक टाइम मशीन का आविष्कार कर चुके हैं। वो टाइम मशीन कोई और नहीं है, वो क्या है, वो टाइम मशीन है आपकी जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये अतीत की फोटो लाकर आपके सामने खड़ी कर सकती है। तो एक टाइम मशीन है एक जेम्स वेब टेलीस्कोप। और अनफॉर्चुनेटली अभी क्या हुआ है कि ये डैमेज हो गई है। कल ही इस पर बहुत सी इंपॉर्टेंट छोटे छोटे मीटरॉइड्स इसके शीशे पर लगे हैं, तो इसका जो C3 कंपोनेंट है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन अभी 12 जुलाई को ही इसी जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 5 फोटो रिलीज करी थी अपनी हमारे यूनिवर्स की, जिसमें हमारे बताया गया कि कैसे स्टार्स जन्म लेते हैं। वो 8,500 करोड़ साल पुरानी तस्वीरें थी जो कि हमें आज देखने को मिली। तो हमेशा ध्यान रखना कि एक टाइम मशीन हम लोग ऑलरेडी आविष्कार कर चुके हैं, उसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। और ये बहुत ही पावरफुल हथियार है हमारा, जो कि हम लोग अतीत में जाकर, पास में जाकर चीजों को देख सकते हैं। ये 80,000 करोड़ का बना है और ये नासा, कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी तीनों ने मिलकर बनाया है। आज तक का, अभी तक का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है जो कि इस वक्त स्पेस में मौजूद है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, एनलाइटमेंट का मतलब ही है, एनलाइटमेंट का मतलब है कि अगर आपके पास में थिंकिंग अच्छी हो गई, आपकी अपग्रेडेशन हो गए, आपके पास इनोवेशन हो गए, तो आप इन्वेंशन करोगे, डिस्कवरीज करोगे। इन्वेंशन का मतलब होता है कोई नई चीज का डेवलपमेंट करना, कोई नई डिवाइस बनाना, कोई नई मशीन बनाना, कोई न्यू मशीन को क्रिएट करना, है ना। लेकिन डिस्कवरी का मतलब होता है कि ऑलरेडी वो चीज प्रेजेंट है, ऑलरेडी वो चीज प्रेजेंट है पर आपने डिस्कवर की, है ना। ऑलरेडी प्रेजेंट कॉन्सेप्ट को आप दुनिया तक लेके आ रहे हो, आप डिस्कवर कर रहे हो, डिस्कवर टू द सोसाइटी। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि एज ऑफ एनलाइटमेंट में हम लोगों ने क्या सोचा, हम लोगों ने क्या उम्मीद लगाई कि इन लोग जो है कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं हमारे कॉस्मिक यूनिवर्स को। कैसे, उनको रीजंस पता होने चाहिए कि उनकी सोसाइटी में या उनके यूनिवर्स में ये चीज क्यों हुई। सबसे बड़ी चीज ही क्या है, हमारे पास क्वेस्ट होना चाहिए फॉर आंसर्स। बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, आपके बचपन में ब्रेन ऐसे चलता था, आप लोग अपने मम्मी पापा से हर चीज कुछ ना कुछ पूछते रहते थे कि ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, राइट। ये यही आपका ना ईगरनेस है। दैट ईगरनेस इज दैट व्हाई इट इज हैपनिंग, हाउ इट इज हैपनिंग, व्हेन इट इज हैपेंड,
एंड वेयर इट इज हैपन। तो ये व्हेन, वेयर, हाउ और व्हाई, ये सब चीजें आपको दिमाग में कुछ ना कुछ कुरेदती हैं। इसी को बोलते हैं एज ऑफ एनलाइटमेंट। हम लोग हमेशा ऐसे डम बन के नहीं बैठे रहेंगे। अगर क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, या फिर हम लोग कुछ ना कुछ रीजंस ढूंढेंगे किसी चीज के, तो उसको बोलते हैं एज ऑफ एनलाइटमेंट। ये रीजंस और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एम्पिरिकल का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जब भी किसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम किसी चीज को समझते हैं या उसे वेरीफाई करते हैं या उसको जस्टिफाई करते हैं, इसी चीज को बोला जाता है एज ऑफ एनलाइटमेंट। आप किसी भी चीज को आप अंधविश्वास के थ्रू नहीं बोलेंगे। आप किसी भी चीज को ऐसे ही इरेगुलरली कुछ भी नहीं बोल देंगे। अगर आपके पास में ठोस प्रूफ होगा तभी कुछ बोलेंगे। दैट इज कॉल्ड एज ऑफ एनलाइटमेंट। यहाँ पर हम लोग चालू कर देते हैं अपनी यूनिवर्सल सोशल लॉज को मानना। हमारे यूनिवर्सल सोशल लॉज क्या है? कि हम लोग एक फैमिली में रहेंगे। फैमिली क्या है? एक सोशल यूनिट, राइट। और फैमिली, बहुत सारी फैमिलीज बनाकर हमारी सोसाइटी बनाएंगी, और बहुत सारी सोसाइटीज बनाकर हमारी पॉपुलेशन बनाएंगी। और वो पॉपुलेशन हमारी किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक कंट्री को। और उस कंट्री में जो भी लोग रहते हैं उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगी? वो इथनिसिटी। वो क्या होगी? वो इथनिसिटी। अगर मैं बोलता हूँ कि आई एम एन इंडियन, तो इंडियन क्या है? इथनिसिटी। उस कंट्री का स्पेसिफिकेशन है वो, उस कंट्री की कल्चर्स है, उस कंट्री की कस्टम्स है, वैल्यूज है, रिचुअल्स है, ये आपकी इथनिसिटी, राइट। अब हो सकता है एज ऑफ एनलाइटमेंट से, रेनेसां से, मॉडर्निटी से हमारी सोसाइटी काफी बेटर हो जाए। अब आप देख सकते हो कि आज सोसाइटी बेटर ही हो गई है कि हम लोग इतने दूर हैं, और 650 किलोमीटर दूर हैं इस वक्त एक दूसरे से, तभी हम लोग एक जगह आकर पढ़ रहे हैं। तो दिस इज द एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट विच हैज बीन डन इन द सोसाइटी, राइट। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नई इन्वेंशन डिस्कवरीज होती हैं, इसकी वजह से ही एनलाइटमेंट में और ज्यादा निखार आता है। सोसाइटीज में रेवोल्यूशंस होते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, सोशल चेंजेस होते हैं, और इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं। इसकी वजह से भी सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, और उसकी वजह से हमारी जो कमर्शियल चेंजेस हैं वो भी आएंगे। हो सकता है कि आज हम लोग गरीब थे, मतलब पहले हम लोग 10 साल पहले गरीब थे और आज हम लोग अच्छे हो गए। ये होता है कमर्शियल चेंज इन योर लाइफ। और इंटेलेक्चुअल चेंज ये हो सकता है कि पहले आपकी फैमिली में कोई भी बुद्धिमान नहीं था, लेकिन आज की डेट में आपकी सोसाइटी में सभी लोग बुद्धिमान हैं, आपकी फैमिली में सभी लोग विद्वान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, और आपकी कम्युनिटी, आपके फ्रेंड्स सब इंटेलेक्चुअल हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल हैं। अगर आपका इकोसिस्टम हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों से भरा हुआ है, तो डेफिनेटली आपकी जो कन्वर्टिबिलिटी रेट है, आपकी किसी आउटपुट की, आपकी किसी जॉब की, आपकी किसी सक्सेस रेट आपकी बहुत हाई रहती है, अगर आपके इंटेलेक्चुअल लोग आपके साथ में हो और उनके आप क्या रहते हो, उनके नजदीक रहते हो, उनसे एडवाइस रहते हो। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अकबर। अकबर साहब जो है अपने, चाहे वो विद्वान नहीं थे, लेकिन उनके जो कोर्ट में 9 ज्वेल्स थे वो सारे विद्वान थे। सो दिस इज हाउ यू शुड डेवलप दैट पर्टिकुलर थिंकिंग, है ना। वो लोग आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके विद्वान लोग आपके साथ में रहेंगे और ऑनेस्ट लोग रहेंगे, इंटेलेक्चुअल लोग रहेंगे, तो आपको उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, आपको नेगेटिव वाइब्स नहीं आएंगी ना। अब एक सदी को एक पर्टिकुलर, इंटेलेक्चुअल और साइंटिफिक रेवोल्यूशन सेम है? इंटेलेक्चुअल्स की वजह से, इंटेलेक्चुअल्स लीड्स टू साइंटिफिक रेवोल्यूशन, सेम नहीं है। उनकी वजह से ही साइंटिफिक रेवोल्यूशंस होती। नहीं सर, वो मैंने इसलिए पूछा कि इसमें साइंटिफिक रेवोल्यूशन नहीं था, तो इसका इंटेलेक्चुअल का मीनिंग मैम साइंटिफिक। अगर कोई भी इंटेलेक्चुअल नहीं होगा तो वो एम्पिरिकल रिसर्च की तरफ जाएगा नहीं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरफ जाएगा नहीं, रीजंस नहीं ढूंढेगा किसी भी चीज के। तो इसीलिए इंटेलेक्चुअल ऑलवेज लीड्स टू साइंटिफिक रेवोल्यूशंस, राइट। अब किसी भी एरा को समझने के लिए उसी एरा के बारे में समझना जरूरी है, और उसी एरा को बोलते हैं हम लोग मॉडर्निटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मॉडर्निटी की वजह से हुआ क्या, ये देख लेते हैं एक बार। अभी तक सब कुछ क्लियर है? कुछ फास्ट तो नहीं जा रहा ना? हमारा टारगेट यही है कि पहले चैप्टर 1 थोड़ा सा कंपैरेटिवली समझ में आ जाए, फिर अपना आगे बढ़ेंगे, है ना। हिमानी आप एक जगह बैठ जाओ।
Yes, sir. I was asking जितना हमने अभी तक थिंकर्स करे हैं इंटरनेशनल उस पे सिर्फ हमने उतने ही करने हैं या फिर और भी करेंगे? बस जैसे यही। स्पेंसर्स वगैरह हो गए वो सब नहीं करना मार्क सेम? स्पेंसर, एंथनी गिडेंस कुछ नहीं करना, और उनके बारे में एक दो लाइन पता होनी चाहिए जो मैं आपको आंसर्स में ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। अच्छा, ठीक है सर। 6 एंकर ही हैं जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, महेश आवाज आ रही है क्लियरली? यस सर। माजिद अनम्यूट करो, म्यूट है माजिद, म्यूट है। हाँ जी सर। ठीक है, आवाज क्लियरली आ रही है, समझ में आ रहा है? देखो हाँ ऑल गुड। तो ये म्यूट और अनम्यूट करना पड़ता है बोलने के टाइम पर और बोलने के हाँ टाइम। समझ गया, मैं समझ गया। नाउ अब particularly because of this what happened was modernity की वजह से क्या हुआ, modernity की वजह से हमारे सोसाइटी में सोशल चेंजेस आए, और सोशल चेंजेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई हमारी कि हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी पैदा हुई। पहले हम लोग फ्यूडल सोसाइटी थे, हम लोग फ्यूडल लॉर्ड से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करते थे, लेकिन एकदम से हमारे पास में इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेवलप, और जैसे ही इंडस्ट्रियल सोसाइटी डेवलप हुई उसकी वजह से हमारी सोसाइटी में क्या आई, मिडिल क्लास। क्या आई? मिडिल क्लास इमर्ज हो गई। अब मिडिल क्लास इमर्ज होने के साथ साथ हमारे पास में बहुत सारे लोग लिबरल हो गए, बहुत सारे फ्री आइडियाज के लोग घूमने लग गए, उन्हें किसी से कोई प्रेशर नहीं था, वो फ्री आइडियाज को प्रमोट कर रहे थे। और किसी भी अच्छी सोसाइटी को अगर डेवलप करना है या अच्छी कंट्री को डेवलप करना है तो आपको लिबरल डेमोक्रेसी चाहिए ही होती है। लिबरल डेमोक्रेसी ऑलवेज लीड्स टू अ बेटर सोसाइटी, है ना। और उसके साथ साथ मिडिल क्लास तो आ ही गई थी, उसके साथ साथ सेक्युलरिज्म को जन्म मिला आपके सोशल चेंजेस में। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है रेस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन्स अंडर वन रूफ, रेस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन्स अंडर वन रूफ। इसका हिंदी में मतलब होता है सर्वधर्म समभाव, या फिर धर्म निरपेक्षता। ये पीडीएफ दिख रही है ना आपको? सुषमा जी पीडीएफ दिख रही है? ठीक, चलो। अब ये सेक्युलरिज्म, इंडिया कैसी कंट्री है? एक्टिव सेक्युलर कंट्री है। क्यों है एक्टिव सेक्युलर कंट्री इंडिया? क्योंकि इंडिया किसी और के रिलीजन में, किसी और रिलीजियस कम्युनिटी के रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करती, बस गाइडलाइंस देती, इंटरफेयर नहीं करती। दैट इज द रीजन इंडिया इज एक्टिव सेक्युलर कंट्री। और पैसिव सेक्युलर कंट्री जैसे कि आपकी फ्रांस है, इट इज अ पैसिव सेक्युलर कंट्री की इंटरफेरेंस करती है। अब सेक्युलरिज्म के साथ साथ हमारी मॉडर्निटी में सोशल चेंजेस में क्या हुआ? अर्बनाइजेशन आया। अर्बनाइजेशन का मतलब ही होता है कि आप रूरल एरिया से कहां पर आए हो? रूरल एरिया से आप सीधे निकल के आए हो अर्बन एरियाज, राइट। और यहां से मेल पॉपुलेशन माइग्रेट कर रही है फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा, रूरल एरियाज में तो आप लोग रहते थे जॉइंट फैमिलीज में, लेकिन अब आप कहां पे चले जाओगे? अर्बन एरियाज में न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो जाओगे। तो एक सबसे बड़ा सोशल चेंज देखने को मिला। उसके साथ साथ हम लोगों ने नई फेस ऑफ पॉवर्टी को ऑब्जर्व किया, न्यू फेस ऑफ पॉवर्टी को ऑब्जर्व किया, जिसे बोलते हैं हम लोग गरीबी रेखा, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग, बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल। और आपको पता है आज की डेट में गवर्नमेंट हमारी बीपीएल लोगों के लिए ही, फैमिलीज के लिए ही क्या बनाती है? स्कीम्स को प्रमोट करती है, स्कीम्स को आगे एडवांस करती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड थी मॉडर्निटी के साथ, कि हमारे जो वर्किंग कंडीशन थी वर्कर्स की वो बहुत ज्यादा पुअर हो गई थी, क्योंकि उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था टू द मैक्सिमम लेवल, एक्सप्लॉइटेशन वाज वेरी हाई। न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई थी, न्यूक्लियर फैमिलीज आई तो यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा ऑब्जर्व देखने को मिला,
और डोमेस्टिक वायलेंस मेल के द्वारा फीमेल की तरफ देखने को मिला, लेकिन आज ऐसा आधुनिक समाज आ गया, हमारा टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी अपग्रेड हो गई है, क्या फीमेल टू मेल वायलेंस भी देखने को मिलता है ना। और एक महिला चारों तरफ घर में अपने बैट से लेकर और आदमी को घुमा रही है, पीट रही है, बेहतरीन तरीके से उसका धुनाई कर रही है। ऐसा भी आप लोगों ने डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिला है ना। अब हाँ, बहुत लोग सेपरेट भी हुए हैं एक दूसरे से, रिलीजियस सेपरेशन हुए हैं, रिलीजियस कन्वर्जेंस हुए हैं, और रिलीजन में विश्वास बहुत लोगों का हट गया है क्योंकि मॉडर्निटी आ रही है, नई सोच आ रही है, तो वो साइंटिफिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं। हमेशा ध्यान रखना, साइंस और रिलीजन में हमेशा लड़ाई रही। एक क्वेश्चन आता है सोशियोलॉजी में, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस वर्सेस रिलीजन एंड रिलेटेड टू कंटेम्पररी इंडिया। तो साइंटिफिक लोग हमेशा रिलीजियस वैल्यूज को इतना नहीं मानेंगे, लेकिन रिलीजियस वैल्यूज साइंटिफिक लोगों को ठेस नहीं पहुंचाएगी, उनको भी रेस्पेक्ट करेगी। लेकिन आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि साइंटिफिक लोग इस चीज को भी ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं और समझाते हैं लोगों को कि बहुत सारी चीजें जो हमारे रिलीजियस बुक्स में लिखी हुई हैं वो आज की डेट में भी हम लोग उन्हें प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो रिलीजियस वैल्यूज की बुक्स में लिखे हुए हैं और उसे साइंस मानती है। तो इन दोनों का एक जगह तो संगम बहुत अच्छा है, इन दोनों का एक जगह तो बहुत सारा कन्फॉर्मिटी है, दोनों एक दूसरे की बातों पर विश्वास करते हैं, लेकिन कभी कभी इन दोनों के बीच में अगेंस्ट वैल्यूज भी आ जाते हैं, मतलब एक दूसरे से अगेंस्ट हो जाते हैं। हम लोगों ने पॉवर्टी सर्वे भी कराया था अर्ली 19th सेंचुरी में, जिसमें यूरोप में ये पता चला कि जो हमारी पॉवर्टी आई है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा क्रिएट की गई है, और वो सोशली क्रिएट की गई है, और वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी है कि आज की डेट में भी आप लोग देखो अफ्रीका में कंप्लीटली पॉवर्टी हटी नहीं है। आज की डेट में भी बहुत लोग वहां पर गर्म पानी पी के सोते हैं, मिट्टी की रोटियां बनाते हैं और पत्ते खा के सोते हैं जब उनको खाना नहीं मिलता। सो दे आर एक्चुअली फेसिंग फूड इनसिक्योरिटी, राइट। इवन अफ्रीका तो छोड़ो, अफ्रीका तो एक पूरा कॉन्टिनेंट है इसमें, जिसपे 56 कंट्रीज हैं, 54 है शायद, 53 या 54। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा अफगानिस्तान का हाल। अफगानिस्तान में आज की डेट में 55% जो वहां की पॉपुलेशन है वो फूड इनसिक्योरिटी से जूझ रही है, फूड इनसिक्योरिटी से जूझ रही है, राइट। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। व्हाई? रीजन इज सिंपल कि वो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझ रही है, और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से जूझ रही है। वहां पर लोगों के साथ भी अत्याचार हो रहे हैं नाउ। अब इसकी वजह से बहुत सारी मॉडर्निटी की वजह से प्रॉब्लम्स क्या आती है, जब लिबरल डेमोक्रेसी सोसाइटीज में आती हैं। लिबरल मतलब फ्री आइडियाज। जब फ्री आइडियाज डेमोक्रेसी में एंटर करती हैं, डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इसकी वजह से सोसाइटी में बहुत सारे एब्रप्ट चेंजेस आते हैं जो हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते, और यही चीज देखने को मिली फ्रांस में। फ्रांस में बहुत ज्यादा क्योस हो गया। क्योस मींस इररेगुलरिटीज बहुत ज्यादा हो गई, इररेगुलरिटीज बहुत ज्यादा हो गई, और लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो कैसे काम करेंगे और वो कैसे अच्छे इंसान बन पाएंगे, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसे अपग्रेड हो पाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो कैसे अपग्रेड हो पाएगा, और अपग्रेड होगा भी या नहीं। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही था। बहुत सारे ग्रुप्स जो है इमर्ज हुए उस टाइम पर, जो कि कह रहे थे कि नहीं, हम लोग तो वापस जाना चाहते हैं मिडिल एजेस में, यहाँ पर फ्यूडल सिस्टम चलता था, ये थोड़ा इजी सिस्टम था, हमें यहाँ पर कोई टेंशन नहीं थी, राइट। यहाँ पर कोई टेंशन नहीं थी, एंड इट वाज अ वेरी इजी प्रोसेस, राइट। ये चीज उन्होंने देखने को ऑब्जर्व करी। अपार्ट फ्रॉम दिस, मॉडर्निटी की वजह से मिडिल क्लास तो आई, जैसे मैंने आपको बताया। मिडिल क्लास का आने का मतलब ये था कि जैसे हमारी सोसाइटी अगर इस ढांचे में बनी हुई है, यहाँ पर हायर क्लास है, यहाँ पर लोअर क्लास है, तो ऑब्वियसली एक नई लेयर देखने को मिली सोसाइटी में, विच वाज मिडिल इनकम पीपल, एंड दे वर मिडिल क्लास। ये क्लास ऐसी क्लास थी जहां पर उनके पास में बहुत सारे एस्पिरेशन थे, उन्हें अपग्रेड होने की,
सोच थी, उन्हें उम्मीद थी कि हम लोग अपग्रेड हो जाएंगे। और ये सोसाइटी में एक स्ट्रक्चर, जो जैसे पूरी कंप्लीट सोसाइटी है, इस कंप्लीट सोसाइटी में एक नया स्ट्रक्चर मिला था इन्हें, एक नया सेक्शन मिला था, एक नया स्ट्रेटिफिकेशन मिला उन्हें कि भैया ये एक मिडिल क्लास है, ठीक है। और ये इनको को बहुत ज्यादा चीजें जरूरत पड़ती थी, मतलब दे वर मोर डिमांडिंग पीपल। इनको इनको क्रेविंग होती थी कि हमें ज्यादा सप्लाई चाहिए, हमें ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए। इनकी कहीं ना कहीं उम्मीदें खत्म नहीं होती थी। अब हायर क्लास के लोग क्या होते हैं, उनको उनके पास में पैसा बहुत है, वो खर्च ज्यादा कर सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं। मिडिल क्लास वाले लोग बेचारे बीच में फंसे रहते हैं कि ज्यादा ना तो खर्च कर सकते और ना ही लोअर क्लास की तरह रह सकते, क्योंकि लोअर क्लास की तरह रहेंगे तो सोसाइटी में 100 क्वेश्चन किए जाएंगे उनके ऊपर, और हाई क्लास की चीजें वो अफोर्ड कर नहीं सकते। तो मिडिल क्लास के लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। लो क्लास वालों को तो पता है कि उनके पास पैसा है नहीं, उनकी इतनी एस्पिरेशंस है ही नहीं, उनकी इतनी ऐसी कंडीशंस है ही नहीं। तो लो क्लास वालों को तो इतनी सोच है नहीं, वो अपने अपने सोचते हैं कि भैया मेरी तो इतनी औकात है, इतना ही सोचूंगा। लेकिन हायर क्लास वाले लोग को पता है कि मेरी इतनी औकात से भी ऊपर वाली चीजें मैं उस हिसाब से खर्च कर सकता हूँ। लेकिन मिडिल क्लास वाले लोग परेशान होते हैं, एंड दे कुड नॉट बी कंटेन इन द प्रेजेंट सिस्टम। मिडिल क्लास वाले लोग हमेशा हर एंगल में कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिलेगी, मिलेगा आपको उनके रेस्पेक्ट ना। अब ये सब जो डेवलपमेंट्स आप लोगों ने देखे, तो ये किसी बुक के द्वारा तो समझा नहीं सकते हम लोग। प्रेजेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब होता है एक सब्जेक्ट, बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब होता है एक सब्जेक्ट। मतलब ऐसे जो भी डेवलपमेंट्स थे वो किसी शॉर्ट नोट या किसी पेपर या किसी कॉन्सेप्ट के द्वारा तो समझा नहीं सकते। हमें इसके लिए एक नया सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट, वी वर नीडिंग अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर, ताकि वो ऐसे चेंजेस को एक्सप्लेन कर पाए, उनके सॉल्यूशन ढूंढ पाए और फोरकास्ट कर पाए कि आगे कैसी सिचुएशंस रहेंगी सोसाइटी। इसीलिए सोसाइटी का इमरजेंस हुआ, और सोसाइटी जो है, सोसाइटी की इमरजेंस में सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट मैटर जन्म लिया। सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट मैटर ने जन्म लिया। अपार्ट फ्रॉम दिस, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं, या तो जनरल कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं या इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट है ये एक्स। अभी जनरल कॉन्टेक्स्ट और इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट यही है कि जनरल कॉन्टेक्स्ट तो वही है कि हम लोग जो जनरल आइडियाज रखते हैं सोसाइटी के प्रति, उनको पुट फॉरवर्ड कर दिया जाए। इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट वो होता है जहां पर हम लोग जो सडन चेंजेस हुए सोसाइटी में उनको रीड करें। तो जो भी हमारे सोशल फोर्सेस थे जिनकी वजह से हमारी सोशियोलॉजिकल थ्योरी जन्मी, उसमें हमारे तीन तरीके की चीजें हम लोगों ने देखने को मिली, तीन चार चीजें। एक तो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन देखने को मिले, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखने को मिले, कैपिटलिज्म का राइज देखने को मिला, और सोशलिज्म का भी राइज देखने को मिला, फेमिनिज्म का राइज देखने को मिला, और इवन अर्बनाइजेशन का राइज देखने को मिला, और रिलीजियस चेंजेस भी देखने को मिले। रिलीजियस चेंजेस भी आज की डेट तक हो रहे हैं। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन में हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों को अगर फ्रांस की गवर्नमेंट समझ नहीं आई तो हम लोगों ने उसको डीथ्रोन कर दिया और उनको सत्ता से हटा दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस दोनों ही समझाता है सोसाइटी के, क्योंकि वहां पर रेवोल्यूशन हुआ था तो नॉन वायलेंस हुआ था, नॉन वायलेंस नहीं वायलेंस हुआ था, तो वायलेंस एक नेगेटिव एस्पेक्ट। डर्कहाइम, डर्कहाइम हमेशा हमारे एक थिंकर है बहुत ही फेमस, डर्कहाइम और कॉम्टे। तो कॉम्टे ने तो बताया था कि क्या पॉजिटिव्स हुए क्या नेगेटिव्स हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन के, लेकिन डर्कहाइम ने ये बताया था कि हमारी सोसाइटी में सोशल ऑर्डर कैसे अचीव हो सकता है, समाज को कैसे हम लोग कंट्रोल करके रख सकते हैं, और सोशल ऑर्डर अच्छा होगा तो सोसाइटी में पीस ज्यादा होगी, पीसफुल सोसाइटी होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से वर्कर्स की कंडीशंस कैसे डिटोरिएट हो गई और कैसे कैपिटलिस्ट लोग और ज्यादा अमीर हो गए। तो कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने, जॉर्ज सिमल, डर्कहाइम, इन सभी ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बात की है, उसके सारे फेजेस को पढ़ा है। इवन कार्ल मार्क्स ने तो सारे हिस्टोरिकल एंगल्स पढ़े थे सोसाइटी के, और उसके बाद में वो कंक्लूजन पर आए कि हमारे वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ये सब हम लोगों ने किस में पढ़ा, ये डर्कहाइम का आगे की थ्योरी आएगी आपकी डिवीजन ऑफ लेबर की। इस डिवीजन ऑफ लेबर की थ्योरी में आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि कैसे डर्कहाइम बताना चाहते हैं कि सोसाइटी में उन लोगों को काम मिलता है जिस लोगों की उनकी मेरिट होती है।
अगर मैं एक टीचर हूँ, मैं बनना चाहता हूँ लेबर, नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे में टीचर जैसी थिंकिंग है, टीचर जैसे इंटेलेक्चुअल्स है, मैं लेबर वाला काम नहीं कर सकता। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डिवीजन ऑफ लेबर। राइज ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म का मतलब ये होता है गवर्नमेंटल कंट्रोल, गवर्नमेंटल कंट्रोल बढ़ रहा है या उसका काम भी आगे बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया था सोसाइटी को अपग्रेड करने के लिए सबसे पहले सोसाइटी आती है सोशलिस्ट मॉडल को अडॉप्ट करती है। सोसाइटी जब भी डेवलप होगी अपनी सोशलिस्ट मॉडल को अडॉप्ट करेगी। सोशलिस्ट मॉडल का मतलब ये होता है कि वहां पर गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट सोसाइटी के सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रही है और जनता को एम्प्लॉयमेंट दे रही है और सस्टेनेबल लाइवलीहुड दे रही है। फिर जाके हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी में आते हैं। हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी की मॉडल को अडॉप्ट करते हैं जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। फिर हम लोग फाइनल स्टेज पर आते हैं जो कि शायद अगर हम लोग बहुत रिच हो जाएंगे तो हम लोग एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, जैसे कि यूएस है एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और उसी का ही सबसेक्शन है लेसी फेयर इकोनॉमी, जो आपको मैंने इकोनॉमी पढ़ाया हुआ है। लेसी फेयर इकोनॉमी में यही होता है कि जब गवर्नमेंट सिर्फ इकोनॉमिक सिचुएशंस को वॉच कर रही है और प्राइवेट कंपनीज उसके लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है जनता के लिए, और प्राइवेट कंपनीज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, दैट इज योर लेसी फेयर इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट ही है लेसी फेयर इकोनॉमी। सर ये कम्युनिस्ट इकोनॉमी कहाँ आएगी? कम्युनिस्ट इकोनॉमी सोशलिस्ट के साथ ही आती है ना, क्योंकि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी एक तरीके की सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर मतलब पैरेलल ही है ना, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंटल रूल को वो ज्यादा तवज्जो देते हैं और सिंगल पार्टी रूल को ज्यादा तवज्जो देते हैं, है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि फेमिनिज्म का जन्म हुआ। आज की डेट में बहुत सारे लोग फेमिनिस्ट के नाम पर कोर्ट को धोखा देते हैं, जनता को धोखा देते हैं, लेकिन फेमिनिज्म के नाम पर बहुत सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट हुए, सोशल मूवमेंट हुए, और उसका नाम है लिबरेशन मूवमेंट ऑफ यूरोप। इसमें लिबरल वैल्यूज को प्रमोट करने की कोशिश की गई थी ताकि हम लोग फ्री आइडियाज को प्रोपेगेट कर पाए। 2019 को बोला जाता है फेमिनिस्ट ईयर, क्योंकि इस टाइम पर बहुत सारे फेमिनिस्ट रेवोल्यूशंस हुए थे पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड, और फेमिनिज्म की वजह से एक इंसान अपनी राइट्स के बारे में भी मांग करता है। इसी को बोला जाता है प्रोग्रेसिव एरा ऑफ पीपल, जहां पर लोग अपनी राइट्स के लिए मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट से, ताकि उनकी हक किसी से कोई छीन ना पाए। इसके साथ साथ हम लोगों ने अर्बनाइजेशन देखा, और ये अर्बनाइजेशन का सेगमेंट हम लोग शिकागो स्कूल टू डिफेंड डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म के आर्टिकल में देख सकते हैं कि कैसे अर्बनाइजेशन से लोगों ने माइग्रेट किया, और माइग्रेट करने के बाद में जो लोग रूरल एरियाज में 10 रुपए कमा रहे थे वही अर्बन एरियाज में कमाने लगे 100 रुपए। तो उन्होंने अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अपनी अर्बन लाइवलीहुड को प्रमोट किया और सस्टेनेबल लाइवलीहुड को प्रमोट किया। हालांकि इससे भी प्रॉब्लम्स आई, फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो गई जॉइंट फैमिलीज, ठीक है। रिलीजियस चेंजेस भी आए। रिलीजियस चेंजेस में बहुत लोग एथीस्ट बन गए, नास्तिक बन गए, और बहुत लोग रिलीजियस वैल्यूज को मानने लग गए। तो बहुत सारे एंगल्स पर रिलीजियस चेंजेस भी आए, और बहुत सारे इनिशियल सोशियोलॉजिस्ट भी ये कहते थे कि हम लोग एक रिलीजियस बैकग्राउंड से आते हैं, और रिलीजियस बैकग्राउंड से आते हैं तो ऑब्वियसली रिलीजियस वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इवन डर्कहाइम ने तो ये तक कह दिया था कि सोसाइटी ने रिलीजन को बनाया है, ना कि रिलीजन ने सोसाइटी को बनाया है। सोसाइटी हैज मेड रिलीजन, नॉर रिलीजन हैज मेड सोसाइटी। ये सब बातें आप लोगों को देखने को मिली। इसके बाद में सोशियोलॉजी में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए सोशियोलॉजी को लेकर। तो सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट इस प्रकार है कि फ्रेंच सोशियोलॉजी का जन्म हुआ था। सेंट साइमन, ऑगस्टे कॉम्टे, इमाइल डर्कहाइम ने फ्रेंच सोशियोलॉजी को जन्म दिया। जर्मन सोशियोलॉजी का भी जन्म हुआ था हेगल के द्वारा। हेगल के आइडियाज से काफी इन्फ्लुएंस थे कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स का एक बहुत ही बड़ा प्रोपोनेंट था, एक ही मतलब एक आप कह सकते हो एक क्रिटिसाइजिंग सोशियोलॉजिकल थिंकर था, उसका नाम था वेबर। कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर की कभी नहीं बनी, वो आपस में अगेंस्ट में ही रहे। और ये सारे जर्मन थिंकर्स थे, ये सारे फ्रेंच थिंकर्स थे। सेंट साइमन, कॉम्टे, डर्कहाइम सारे फ्रेंच थिंकर्स थे, और जर्मन थिंकर्स से आपके मार्क्स, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, हेगल और सिमन, राइट।
और इवन हमारे पास है ब्रिटेन के भी कुछ सोशियोलॉजिकल थिंकर्स है जिसका नाम था एडम स्मिथ। आपको पता है एडम स्मिथ कौन है? ही इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने लेसी फेयर टेक्नोलॉजी का जन्म दिया था। उन्होंने कहा था फ्री इकोनॉमी कर दो, किसी को स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर मत बांधो, इट विल गिव अस मोर आउटपुट। और फ्री इकोनॉमी से हमारी जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे, किसी के अंडर काम नहीं करेंगे। इवन ब्रिटिश थिंकर थे हमारे हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने बताया था कि कैसे सोसाइटीज आपस में आगे बढ़ी हैं, कैसे कैसे एजेस के साथ इवोल्यूट करी हैं, और कैसे हमारा सोशल डार्विनिज्म आया है। सोशल डार्विनिज्म मतलब जैसे हमारी चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी क्या बोलती है? चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ये बोलती है कि कैसे इंसान का डेवलपमेंट हुआ। पहले वो बंदर था, फिर वो आदि मानव हुआ, फिर वो मानव में उसने जन्म लिया। तो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी यही तो कहती है कि कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ। तो सोशल डार्विनिज्म ये बताया जा रहा है कि कैसे सोसाइटी डेवलप करी और वो इवोल्यूट हुई। अपार्ट फ्रॉम दिस, सोसाइटी का सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट और बाकी चीजों में भी देखा जा सकता है। जैसे कि टीबी बॉटम मोर ने बहुत सारे एनसाइक्लोपीडिक इवोल्यूशनरी और पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाए थे सोसाइटी के। एनसाइक्लोपीडिक क्या होता है? जहां पर आपको सोसाइटी की सारी टर्म्स मिल जाए, सोशियोलॉजिकल टर्म्स एंड सोशियोलॉजिकल इनपुट्स आपको क्लियरली पता चल जाए। और टीवी बॉटम मोर ने बताया कि कैसे हमारी इवोल्यूशन हुआ सोसाइटी का। सोसाइटी पहले कैसे गरीब सोसाइटी थी, फिर अपग्रेडेड हो गई, फिर मॉडर्न सोसाइटी हो गई, अब टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी चल रही है। आज की डेट में जो हमारा अर्थ है, उस पूरे अर्थ पर जितने भी कंट्रीज हैं वो सारी टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी में जी रही, टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी में जी। यहाँ पर टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ रोल। इसकी वजह से ही हमारी नई इंडस्ट्रियल सोसाइटी का जन्म हुआ, जिसमें कंजर्वेटिव लोग भी थे और रेडिकल लोग भी थे। मैं आपको बताता हूँ बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेडिकल एंड कंजर्वेटिव पीपल। हमारी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी 3 भागों में डिवाइडेड है। एक तो है सेंट्रलिस्ट आइडियोलॉजी, एक है राइटिस्ट आइडियोलॉजी जिसे हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी, एक है आपकी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जिसे बोलते हैं हम लोग रेडिकल आइडियोलॉजी। सेंट्रलिस्ट कैसे लोग हैं? जैसे कांग्रेस वाले लोग सेंट्रलिस्ट हैं, कभी वो रेडिकल हो जाते हैं, कभी वो कंजर्वेटिव हो जाते हैं। कंजर्वेटिव लोग कौन है? जो नई चीजों को अडॉप्ट करने नहीं चाहते, पुरानी सोच, पुरानी ट्रेडिशंस, पुराने ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स पर विश्वास करते हैं, जैसे कि बीजेपी जैसे लोग। लेफ्टिस्ट वो हैं जो बहुत ही अगेंस्ट है गवर्नमेंट के, और वो अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। वो बहुत ज्यादा रेडिकल आइडियाज प्रोपोगेट करते हैं। वो हमेशा क्या करना चाहते हैं? वायलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि सीपीआई पार्टी जो थी, सीपीआईएम, या फिर नेक्सलिज्म। सीपीआईएम तो आपको पता होगा केरला में करंटली पार्टी है जो रूल कर रही है। नेक्सलिज्म, माओइस्ट, ये सब जो है लेफ्टिस्ट रेडिकल आइडियोलॉजी है। ठीक है ना। अब ये जो इंटेलेक्चुअल पीपल थे, एंटीसीडेंट्स, मतलब जो आगे के थिंकर्स आए सोशियोलॉजी के, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बस एक ही काम किया। जैसे कि टीवी बॉटम मोर ने क्या किया कि उन्होंने पॉलिटिकल फिलॉसफी पर अपनी बातें लिखी। जैसे कि हॉब्स, लॉक, डेस्कार्ट्स, ये सब थिंकर्स है जिन्होंने पॉलिटिकल फिलॉसफी को जन्म दिया। पॉलिटिकल फिलॉसफी वही फिलॉसफी है जहां पर हमारी जो पॉलिटिकल थिंकिंग है, पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है, उसको प्रोपेगेट होने में मदद मिलती है। फिलॉसफी और हिस्ट्री हम लोग समझ पाए कि कैसे हिस्ट्री हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकती है। जैसे कि जैम बटिस्टा, सेंट पियरे, हेगल, साइंट सीमन, ये सब पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने बोला था कि सोसाइटी बहुत बहुत बड़ी है, सोसाइटी पॉलिटिकल सोसाइटी से भी बहुत बड़ी है, जिसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स आते हैं। और मार्क स्पेंसर ने सोसाइटी को बायोलॉजिकली सोचा कि कैसे हम लोग पहले एक छोटे इंसान थे, फिर एनिमल्स आए, फिर वर्टिब्रेट्स आए, इनवर्टिब्रेट्स आए, एम्फीबियंस आए, फिर हमारी ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ। तो बायोलॉजिकल थ्योरी बताई उन्होंने सोसाइटी की डेवलपमेंट।
इवन बहुत सारे हम लोगों ने मूवमेंट्स किए जिसमें हम लोगों ने सोशल रिफॉर्म्स किए, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए सोसाइटी में, ताकि हम लोग एक सोशल ऑर्डर ऑब्टेन कर पाए। क्या ऑब्टेन कर पाए? सोशल ऑर्डर। और हम लोग सोशल सर्वे भी करवाया हम लोगों ने, जिसमें सर जॉन सिंक्लेयर और FM ईडन ने बताया था कि पॉवर्टी एक सोशल प्रॉब्लम है। पॉवर्टी की वजह से लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाते हैं, अपने आप को सोच नहीं पाते हैं और अपने आप को एडवांस नहीं कर पाते हैं। दैट इज द रीजन पॉवर्टी इज ए बिग सोशल प्रॉब्लम। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो हमारी नेचुरल साइंस है, जो हमारी बेसिक साइंस है, नेचुरल साइंस मतलब जो बेसिक साइंस है, ये सोशल साइंस में एप्लीकेबल हो सकती है। और सोशल साइंस का मतलब होता है आप सोसाइटी को पॉलिटिकल एंगल से समझो, इकोनॉमिक एंगल से समझो और सोशल एंगल से समझो। इसीलिए सोशल साइंस पढ़ना हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है और इससे हमारे को वाइडर एस्पेक्ट पता चल पाएंगे सोसाइटी के। मैंने नॉन स्टॉप बोला है।